हमने जब आगम वक्रों की बात की थी तब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को अच्छे से पढ़ा था। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का ही भाग है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है वैसे ही अपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है। हमने 3 प्रकार के बाजार पढ़े थे ना, पूर्ण प्रतियोगिता, इसके बाद एकाधिकार और इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसमें तो बहुत सारे क्या पाई जाती हैं, फर्में, और जो एकाधिकार है उसमें केवल एक ही फर्म या एक ही विक्रेता होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता एक चरम सीमा हो गई, एकाधिकार एक चरम सीमा हो गई, इन दोनों की जो विशेषताओं है उसका समावेश पाया जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता में। और अपूर्ण प्रतियोगिता का जो श्रेय है वो अधिकतर चैम्बरलिन को दिया जाता है, क्योंकि चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन इन दोनों ने इसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक है अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र, इनकी किताब का नाम क्या है, जॉन रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र। और चैम्बरलिन की जो पुस्तक है उसका नाम है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत। ये बहुत प्रसिद्ध है और इसमें इन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद है अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है। जो एकाधिकार है और पूर्ण प्रतियोगिता है ये दोनों बाजार की चरम सीमा है, और जो अपूर्ण प्रतियोगिता है इसमें इन दोनों की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है। कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की, कुछ विशेषताएं एकाधिकार की, उन दोनों को मिक्सचर कर दो तो अपूर्ण प्रतियोगिता बन जाता है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता भी 3 प्रकार का होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। अब इसमें फर्मों की संख्या कैसी होगी, घटते क्रम में। एकाधिकारात्मक में अधिक होगी, अल्पाधिकार में कुछ होगी और द्वयाधिकार में 2 होगी। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? तो इस तरीके से अपूर्ण प्रतियोगिता 3 प्रकार का, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार, जिसका कि हम इस लेसन में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में। तो हमने क्या देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार ये 2 बाजार की चरम सीमा है। तो इन दोनों की मध्यस्थ अवस्था होती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जो कि वास्तविकता के अधिक निकट है हमारे मार्केट में। यही हम यदि देखें ना आसपास बाजारों में तो अधिकतर यही प्रतियोगिता देखने को मिलती है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता 2 चरम बाजारों की मध्य अवस्था है। 2 चरम बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, यह वास्तविक जगत के अधिक निकट है। अब इसमें क्या होता है, वस्तु के जो क्रेता है और विक्रेता है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, और वो जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं वो आपस में प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, मतलब समरूप तो नहीं होती हैं लेकिन प्रतिस्थापन होती है। समझ में आया? हमने पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप की बात की थी और एकाधिकार में हमने क्या कहा कि कोई वस्तु निकटतम प्रतिस्थापन ही नहीं होती। यहाँ पर जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो आपस में प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे कि आप मार्केट में देखेंगे चाय का उत्पादन, तो चाय में भी बहुत सारी आती हैं। एक तो टाटा टी आती है, सुना है नहीं सुना है आपने नाम, ताजमहल टी आती है, ब्रुक बॉन्ड आती है। तो ये सारी आपस में क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। समझ में आ गया? समरूप भी नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने लेवल के द्वारा ट्रेड लगा के सब क्या कर रखा है, इनको अलग कर रखा है, लेकिन काम वही आ रही है, नहीं आ रही है? तो वही बात है कि बाजार की इस स्थिति में वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है। और यहाँ फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, लोचदार होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एआर वक्र, यहाँ पर तो कैसा होता है, लोचदार, और एकाधिकार में कैसा होता है, बेलोचदार। समझ में आया? तो यहाँ फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, अधिक लोचदार होता है। एक तो हमने बताया था ना, बेलोचदार मतलब इस तरह से गिरता हुआ और लोचदार मतलब इस तरीके से गिरता हुआ, अर्थात कम प्रपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं देखेंगे। देखो कितना अच्छा डायग्राम बना हुआ है और इसके द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा कि विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। फर्मों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। हमने बताया ना, विभेदीकृत वस्तुएं होती है, अर्थात यहाँ जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो आपस में अलग अलग होती है, समरूप नहीं होती। कैसी होती है, अलग अलग। समरूप वस्तु कहाँ उत्पादित होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में। इसके बाद फर्मों का प्रवेश और कैसा होता है, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। इनके बारे में हम डिस्कस में अब आगे देखेंगे। मांग वक्र कैसा होता है, अधिक लोचदार होता है। ये भी हमने बताया कि मांग वक्र यहाँ पर कैसा होता है, लोचदार होता है। इसके बाद गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है और विक्रय लागतों में यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। अब हम इन विशेषताओं को एक एक करके अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मों की संख्या यहाँ पर कैसी होती है, अधिक होती है।
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो फर्में हैं उनकी संख्या अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फर्में हैं उनको उत्पादन करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत सारी फर्में प्रवेश आसानी से कर जाती हैं। इसके बाद जो फर्में उत्पादन करती हैं उसका कुल उत्पादन में छोटा ही भाग होता है, क्योंकि फर्में क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं। तो फर्मों तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, किंतु आकार में फर्में कैसी होती है? छोटी कई फर्में होती हैं जो कि कुल उत्पादन का कुछ ही हिस्सा उत्पादित करती हैं। कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो कुल उत्पादन का क्या करती हैं? छोटा हिस्सा उत्पादित करती हैं, तो उनके उत्पादन करने या ना करने से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होता। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया ना, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए नई फर्में फटाफट से प्रवेश कर जाती हैं। सरल तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, पैमाने की बचत कैसी होती है? एक तो मैंने बताया था कि एकाधिकार वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है पैमाने की बचतें, बड़ी लेवल पे होती हैं या छोटे लेवल पे होती हैं, इसीलिए पैमाने की बचतें भी कैसी होती है? उनकी सीमित होती है। अब ये बाजार अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? खुदरा बाजारों में। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी, देखी नहीं देखी अपने बाजारों में, तो खुदरा बाजारों में ये पाया जाता है। सेवा क्षेत्र में भी ये बाजार संरचना देखने को मिलती है। तो समझ में आया, फर्मों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग, बहुत सारे यूनिट्स हैं भारत में इनकी। बिजली उपकरण है, बिजली उपकरण की बहुत सारी दुकानें आपने देखी होगी। स्थानीय बाजारों में जैसे कि फुटकर व्यापारी होते हैं, पेट्रोल है, स्टेशन है, अखबार की दुकानें हैं, ये बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि कुल उत्पादन को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। इनको लगाने में भी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो समझ में आ गया आपको, फर्मों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता देखते हैं, विभेदीकृत वस्तुएं। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर इसकी मेन विशेषताएं हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात फर्मों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो आपस में पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं समरूप तो होती हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं? रंग, रूप, पेटेंट, इन सब वजह से क्या करते हैं? उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। काम वो वही आती हैं। मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया था ना, टाटा टी, ताजमहल, और आप कोई भी चाय उठा कर देख लो, चाय काम तो वही आती है, लेकिन क्या करते हैं? शक्ल में भी एक जैसी होती है, आपने देख रखा है ना, लेकिन उनकी पैकिंग्स वगैरह क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं, उनकी खुशबू बदल देते हैं, उनकी पैकिंग अलग कर देते हैं, उन पर ट्रेडमार्क अलग लगा हुआ होता है, सबका पेटेंट का सिस्टम सबका अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ पर विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्पादित वस्तुएं निकटतम स्थानापन्न जो कि समान नहीं होती, स्थानापन्न तो होती है लेकिन समान भी नहीं होती है। रंग में, आकार में, पैकिंग में, गुणवत्ता में, इनमें क्या होता है? इसमें अंतर होता है। गुणवत्ता में भी तो अंतर होता है इनकी। कुछ तो आप देखते हो हाई क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ एकदम लो क्वालिटीज़ होती हैं। चाय भी कई क्वालिटीज़ की आती है, नहीं आती है, सस्ती महंगी, वो इसी आधार पर ही तो कर पाते हैं, वरना तो सबकी कीमत क्या होती? एक ही होती नहीं होती है। तो क्वालिटी के कारण भी क्या होता है? इनकी जो वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती हैं? विभेदीकृत हो जाती हैं। इसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क द्वारा भी क्या होता है? वस्तु विभेद। कुछ तो पेटेंटेड होती है, भाई उन्होंने जो उत्पादित कर दिया उसके द्वारा और कोई वस्तु उत्पादित ही नहीं कर सकता, वो नाम चल ही नहीं सकता। लेकिन कुछ क्या होती हैं? पेटेंटेड नहीं होती, जैसे आप पतंजलि, कोलगेट, ये सब क्या है? पेटेंटेड होती हैं। तो इनके में क्या होता है? इनको अपना ट्रेडमार्क मिला हुआ होता है, तो ये अलग काम वही है सारी क्या है? टूथ पेस्ट ही है, लेकिन इनको अपने अपने नाम और अपने कलर, जो भी कलर ये अपना मेंटेन करती हैं, रंग अलग होता है इनका, या इनका आकार अलग होता है, इनकी पैकिंग अलग होती है, इनकी गुणवत्ता अलग होती है। तो इस वजह से ये वस्तु विभेद यहाँ पर संपन्न हो पाता है। पतंजलि, कोलगेट आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वस्तु विभेद किस प्रकार से किया जाता है एकाधिकारात्मक में। अब आगे हम देखते हैं कि विज्ञापन और प्रचार के द्वारा भी क्या किया जाता है? वस्तु विभेद किया जाता है। तो आप देखते हो कि आप तो एडवर्टाइजमेंट के युग में ही रह रहे हो। आप तो ये सोच लो, आप यदि आप टीवी खोलोगे तो इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आएगी, ग्लो एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर आपको देखोगे तो वॉशिंग पाउडर की आ रही है, फिर फ्रिज की आ रही है, फिर टीवी की आ रही है। तो ये सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो हमारे मेंटल लेवल है उस पर बहुत इफेक्ट डालती है। यदि हमने देखा कि हाँ, हमने कोई टीवी चलाई, हमने देखा कि अरे तो गोरा होने की क्रीम है, तो हमें लगता है हम फटाफट से खरीद ले, हम भी इसको लगा के क्या हो जाएंगे? गोरे हो जाएंगे। फिर हमने टीवी की ऐड देखी, अरे तो बहुत बड़ी टीवी है, इतनी इंची है, इसमें तो बहुत सुंदर पिक्चर दिखेंगे, ऐसा करते हैं हम इसको खरीद लेते हैं। कार की ऐड बहुत देखी होंगी, फ्रिज की ऐड आती है, मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। ये सारी एडवर्टाइजमेंट बच्चों क्या करती हैं? विक्रय बढ़ाने के लिए। जो वहाँ की जो फर्में होती हैं वो तो अपना विक्रय बढ़ाना चाहती हैं, और हमारे मेंटल लेवल पर क्या करती हैं? प्रभाव डालती हैं। फिर हम उसको खरीदते हैं, जिससे उनका विक्रय क्या होता है? बढ़ता है। तो समझ में आ रहा है। तो विज्ञापन के द्वारा और
प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। कहाँ पर? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। हमने अभी एकाधिकार में देखा, वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। फिर हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा तो वहाँ पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या पाया जाता है? एडवर्टाइजमेंट पाया जाता है। ठीक है, विज्ञापन विक्रय बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि उपभोक्ता को मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये वस्तु विभेद क्या होता है? उसी वजह से भी तो होता है। विज्ञापनों के द्वारा भी क्या किया जाता है? वस्तु विभेद, प्रचार प्रसार बढ़ा के भी वस्तु विभेद किया जाता है। इसके अलावा कार्यकुशलता, सबकी कार्यकुशलताओं में अंतर होता है, तो उसकी वजह से भी वस्तु विभेद हो जाता है। साख सुविधाओं में अंतर, जिनको साख सुविधा मिल जाती है उनकी वस्तुएं हाई क्वालिटी की हो जाती है, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं, सब कुछ चल पाता है, उनके पास अच्छा पैसा होता है। जबकि जिनको साख सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो लो लेवल की दुकानें चला पाते हैं, तो उनकी क्या होती है? लो लेवल की वस्तुएं हो पाती हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से भी क्या होता है? वस्तु विभेद पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विभेद कैसे पाया जाता है? कार्यकुशलता व साख सुविधा के अंतर द्वारा भी विभेदीकरण। तो हमने देखा ना कि वस्तु विभेद क्या है? इसकी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता है, और वह क्या करते हैं? रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता और पैकिंग में समान वस्तुओं को ही क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। और विज्ञापन और प्रचार प्रसार के द्वारा, साख सुविधा और कार्यकुशलता के द्वारा वस्तु विभेद को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगली विशेषता देखते हैं, लोचदार मांग वक्र। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो आगम वक्र हैं, दोनों औसतागम और सीमांतागम वक्र, दोनों कैसे होते हैं? लोचदार होते हैं, नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, कम प्रपाती होते हैं। पढ़ चुके हैं ना, हमें पहले भी बात कर ली हमने। दोनों ही एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, नीचे गिरते हुए होते हैं, सब हमने पहले से देख लिया है। आगम वक्र हम जब ने पढ़े थे। तो वस्तु विभेदीकरण के कारण ही मांग वक्र लोचदार होता है। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक को अपनी विशिष्ट वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार है, किंतु यह सीमित होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सपोज दैट टाटा टी वाला यदि अपनी टी उत्पादित कर रहा है, तो उसका तो वहाँ पर एकाधिकार ही है ना, क्योंकि टाटा टी कोई और तो उत्पादित नहीं कर सकता ना। इसी प्रकार से हम ताजमहल टी की बात करें तो ताजमहल टी वाला भी अपने आप तो क्या कर रहा है? एकाधिकार है। तो यहाँ पर जो वस्तु उत्पादित की जाती है, उस वस्तु का जो उत्पादक करता है वो एकाधिकारी ही होता है, लेकिन यह एकाधिकारी सीमित होता है। सीमित इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति चाहे तो उस टी को छोड़ के कोई दूसरे टी को भी क्या कर सकता है? यूज में ले सकता है। उसके प्रतिस्थापन वस्तुएं तो होती ही है ना, लेकिन एकाधिकार में ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं? लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके, एक बार और फिर बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ AR और MR पाया जाता है। ठीक है, AR एंड MR, और यहाँ पर हो गया Q। तो लोचदार मांग वक्र एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है बच्चों, अगली विशेषता देखते हैं। अगली है फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन। तो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में भी हमने देखा था कि फर्में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, आसानी से बहिर्गमन कर सकती है। तो ऐसा ही एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होता है, क्योंकि फर्मों को जो कम पूंजी की आवश्यकता होती है, सरल तकनीक की आवश्यकता होती है, तो आसानी से प्रवेश कर लेती है। यदि उनको दिख रहा है कि असामान्य लाभ हो रहा है अल्पकाल में, तो बहुत सारी फर्में प्रवेश कर जाएंगी, और जो असामान्य लाभ है वो सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ा था नहीं हम हमने पूर्ण प्रतियोगिता में। और यदि फर्मों को लगेगा कि क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो फर्में क्या कर लेंगी? बहिर्गमन कर लेंगी। तो यहाँ फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। फर्मों को कम पूंजी व सरल तकनीक की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होती है? फर्में आसानी से प्रवेश कर लेती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? वहाँ पर हमने पढ़ा था जो फर्मों का जो समूह है पूर्ण प्रतियोगिता में, वो उद्योग कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्मों का समूह है वो समूह ही कहलाता है। आगे बच्चों समझ में? फर्मों का समूह उद्योग कहाँ कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। और फर्मों का जो समूह है वो समूह कहलाता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। ठीक है, तो समूह में फर्में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, आसानी से बहिर्गमन कर सकती हैं। और एक डिफरेंस और है कि उद्योग अर्थात क्या होता है? समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्में, लेकिन समूह का अर्थ क्या होता है? विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्में। आ गया ना, क्योंकि वहाँ पर जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन यहाँ पर विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। वहाँ पर उद्योग पाया जाता है, यहाँ पर समूह पाया जाता है। मैं आपको हाथों हाथ ये सारे डिफरेंसेस बताती जा रही हूँ एकाधिकार में, और इसके बाद हमने बात की पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, ताकि कि आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि एकाधिकार में हाँ बस यही होता है। इसके बाद आपके दिमाग में कोई इफ बट नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है, एकाधिकारात्मक में ये होता है।
ठीक है बच्चों। तो अतः फर्मों का समूह में सरलता से प्रवेश व हानि की स्थिति में सरलता से क्या हो जाता है, बहिर्गमन हो जाता है। लाभ दिखेगा तो प्रवेश कर जाएंगी, हानि दिखेगी तो बहिर्गमन कर जाएंगी। कई फर्मों को यहाँ पर क्या कहते हैं, समूह। हमने बताया ना कि समूह उद्योगों से क्या होती हैं, भिन्न, क्योंकि उद्योग में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, जबकि समूह में समरूप वस्तु का उत्पादन किंतु पूर्ण स्थानापन्न नहीं। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं समरूप वस्तुओं का स्थापन, लेकिन वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, अर्थात विभेदीकृत वस्तुओं का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन होता है कहाँ पर, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें तो विक्रय लागतों में भिन्नता। अब हमने पढ़ा था कि विज्ञापन और प्रचार प्रसार यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, तो जो बहुत सारे विज्ञापन और प्रचार प्रसार करेंगे उनकी लागतें ज़्यादा आएंगी नहीं आएंगी, तो इसीलिए विक्रय लागतों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। परिवहन लागतें भी यहाँ पर होती हैं, तो सबकी लागतें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो फर्में होती हैं इनकी विक्रय लागतों में अलग अलग पाई जाती है, इसीलिए वो अपनी कीमत क्या रखती हैं, अलग अलग रखती हैं। रखती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं कि वस्तु विभेद कर दिया, इसके अलावा विज्ञापन प्रचार प्रसार कर दिया, साख सुविधाओं में इनके सबके अंतर होता है और परिवहन लागतों में सबके अंतर होता है। तो इस वजह से इनकी विक्रय लागतें, मतलब खर्च करने में जो लागतें होती हैं वो सारी अलग अलग पाई जाती हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगली विशेषता इसकी है गैर कीमत प्रतियोगिता। अब ये गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है, तो बच्चों आप कभी भी गए होंगे कहीं भी तो आपने देखा होगा एक के साथ एक फ्री, या ये क्रीम ले लो इसके साथ आपको लोशन फ्री मिलेगा, लोशन ले लो इसके साथ आपको पाउडर फ्री मिलेगा, मिला है, देखा ही नहीं देखा। तो ये सारी क्या होती है, गैर कीमत प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है, कीमतें तो वही रखी जाती हैं जो वस्तु की होती है, साथ में कुछ ना कुछ फ्री दे दिया जाता है, या वारंटी दे दी जाती है, गारंटी दी जाती है। तो इससे उपभोक्ता क्या होता है, बहुत अधिक अट्रैक्ट होता है, अरे इसके साथ तो ये फ्री मिल रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि इसी में उस कीमत को क्या कर लिया उन्होंने, ऐड ऑन कर लिया, ऐसे कोई फ्री में तो थोड़ी ना बांटता है। तो गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होता है, जो उपभोक्ता है उसको लुभाने के लिए जो स्कीम्स दी जाती हैं वो क्या होती हैं, गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है, कीमतें यथास्थिर रहने पर उपहार योजना, निःशुल्क मरम्मत सुविधा। गारंटी वारंटी के बारे में तो आपने सुना होगा ना कि गारंटी अर्थात चीज़ को तो क्या कर देंगे, वो रिप्लेस करके दे देंगे, और वारंटी में चीज़ को सुधार कर दे देंगे। तो मरम्मत सुविधा जो होती है वो दे दी जाती है। आदि विक्रय तकनीक का उपयोग कर गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। ये सारी विक्रय तकनीक होती है, इससे उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने में क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता भी पाई जाती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो हमने 6 विशेषताएं पढ़ी, किसकी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में औसत और सीमांत आगम वक्र कैसा होता है। तो हमने पहले भी देख चुके हैं कि औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र दोनों कैसे होते हैं, लोचदार, क्योंकि यहाँ कीमत के प्रति मांग बहुत अधिक संवेदनशील होती है। क्योंकि यदि मान लो किसी टाटा टी वाले ने अपनी कीमत को कम कर दिया तो क्या करेगा उपभोक्ता, फटाफट से टाटा टी को खरीदना शुरू कर देगा, और जो दूसरी यदि वो टी यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी मात्रा को कम कर देगा। तो यहाँ पर कीमत के कम चेंज होने से फटाफट से उसकी मांग मात्रा में बदलाव हो जाता है, नहीं हो जाता, अर्थात कीमत के प्रति मांग मात्रा बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसीलिए यहाँ पर मांग वक्र कैसा होता है, लोचदार होता है। हमने पढ़ा था ना कि कीमत के प्रति यदि कम संवेदनशील होती है मांग मात्रा तो कैसा होता है, बेलोचदार, और अधिक संवेदनशील होती है तो लोचदार होता है। कम प्रपाती यहाँ पर क्या होता है, फर्म का मांग वक्र होता है। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में मांग कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, अतः मांग सापेक्षतः लोचदार इकाई से अधिक होती है। AR और MR वक्र का ढाल कैसा होता है, कम प्रपाती, अभी हमने बनाया था वैसा ही हम बना दे। ये हो गया AR हमारा और ये हो गया हमारा MR, कम प्रपाती अर्थात लोचदार इकाई से अधिक, AR और MR। ठीक है बच्चों, फर्म के औसत आगम वक्र की लोच निम्न घटकों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर लोचदार होता है, अब ये कितना लोचदार होगा, ये निम्न घटकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से घटक है, जैसे कि हम देखें कि फर्मों के मध्य वस्तु विभेदीकरण का अंश, यदि वस्तु बहुत अधिक विभेदीकृत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग है, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, फर्मों का जो मांग वक्र है वो कम लोचदार होगा। समझ में आया, मतलब अभी जैसे लोचदार है उसका अंश भी थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, और यदि वो जितनी ज़्यादा समरूप होगी उतना अधिक लोचदार होता चला जाएगा।
समझ में आया? समरूप होने पर तो अधिक लोचदार और विभेदीकृत होने पर कैसा होता चला जाएगा? कम लोचदार होता चला जाएगा। दूसरा है उपभोक्ता की वरीयता है। यदि उपभोक्ता उस वस्तु को बहुत अधिक पसंद करता है, खरीदना चाहता है, वो उसकी प्रायोरिटी पे है, तो वो क्या होगा? कम बेलोचदार। यदि उपभोक्ता को लगता है और भी मेरे सामने ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से वो लोचदार होता चला जाएगा। समझ में? अधिक प्रायोरिटी में है तो कम लोचदार, और नहीं अर्थात और भी उसके पास ऑप्शंस हैं तो वो कैसा हो जाएगा? अधिक लोचदार। तीसरा है समूह में फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, समझ में आया? फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना लोचदार, और फर्मों की संख्या जितनी कम होगी उतना बेलोचदार होता है। समझ में आ गया? तो इन तीन, ये जो तीन चीज़ें हैं वो यहाँ पर लोचदार भी किस प्रकार का होगा? मतलब एक तो बहुत ही, जैसे हमने यहाँ बनाया ना, इस तरीके से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। समझ में आया? तो लोचदार किस प्रवृत्ति का होगा? ये तीन तत्व उसको निर्धारित करते हैं। फर्मों के मध्य वस्तु विभेदीकरण का अंश, समूह में फर्मों की संख्या, उपभोक्ता की वरीयताएं। तो ये तीनों अंश की वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो समूह में फर्म का जो मांग वक्र है वो कितना लोचदार होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कौन सी फर्मों के उत्पाद को शामिल किया जाए। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ये समस्या होती है कि कौन सी फर्में एकाधिकारात्मक में शामिल की जाए, या फिर जो महत्वपूर्ण ब्रांड वाली होती है, जैसे कि हमने कोलगेट के बारे में पढ़ा, पतंजलि के बारे में पढ़ा, तो ये महत्वपूर्ण ब्रांड है, ये तो सब अल्पाधिकार में चली जाती हैं। तो यहाँ ये समस्या आती है कि किसको हम एकाधिकारात्मक में शामिल करें और किसको हम अल्पाधिकार में शामिल करें। यह जानना मुश्किल होता है। महत्वपूर्ण ब्रांड वाली फर्में कुछ ही होती हैं जो कि अल्पाधिकार बाजार संरचना में आ जाती हैं। ठीक है, वस्तुओं में कभी कभी क्या होता है, बहुत कम विभेद होता है, बहुत मतलब हमें बोले बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, तो विभेदीकृत वस्तु भी यहाँ पर नहीं रह पाती। तो ये सारी क्या है, परेशानियाँ आती हैं हमें ये जानने के लिए कि वस्तुएं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में है या नहीं, या अल्पाधिकार में है। तो इसीलिए हम अल्पाधिकार का अध्ययन भी करते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह एक महत्वपूर्ण बाजार संरचना है जिसका अल्पाधिकार बाजार संरचना में भी क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना आपको कि किस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अल्पाधिकार बाजार में भी क्या होता है, महत्व होता है। क्योंकि एकाधिकारात्मक तो फर्मों की संख्या अधिक होती है, जबकि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कुछ होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, एकाधिकारात्मक बाजार के बारे में डिस्कस किया। पहले हमने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में देखा कि जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। फिर हमने देखा कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति है, दोनों चरम अवस्थाओं के मध्यस्थ अवस्था है। फिर हमने जाना अपूर्ण प्रतियोगिता तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार के बाजार होते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया कि यहाँ फर्मों की संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं, और इनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो आपस में निकटतम प्रतिस्थापन होती हैं। एकाधिकार में नहीं होती, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होती हैं। यहाँ जो फर्म का मांग वक्र है वो कैसा होता है, लोचदार होता है। विशेषताएं देखिए, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता है, गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, मांग वक्र लोचदार होता है, वस्तु विभेद पाया जाता है, फर्मों की संख्या अधिक पाई जाती हैं। ये सारी हमने विशेषताओं का अध्ययन किया था हमने। इसके बाद हमने देखा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो लोच है वो तीन बातों से डिसाइड होती है। पढ़ा ना हमने, उपभोक्ता की वरीयताएं, समूह फर्मों की संख्या और विभेदीकरण का अंश। तो ये सारी चीजें थी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अल्पाधिकार के बारे में कि अल्पाधिकार किसे कहते हैं और अल्पाधिकार बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तब तक आपको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को अच्छे से समझ लेना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुन लीजिए, आपके याद की बात है। ठीक है बच्चों, आपके ही टीवी में, आपके ही फ़ोन में वीडियोज़ चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सुनिए, ध्यान दीजिए हर एक पॉइंट पे, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी कॉपी में इनके नोट्स भी बना लीजिए, उन नोट्स का भी अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम में सारी चीज़ें ही आनी है, कुछ और तो नहीं आना है। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।